अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और दिल लगा के कर रहे होगे। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो है हमने चैप्टर नंबर 16 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, जो कि 2012 से लेकर 2019 तक पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं। तो वो हमने डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिए होंगे। अभी तक हम चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के इम्पॉर्टेंट एंड पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और आज जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स MCQs वगैरह का कह रहे थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो MCQs पे ही होगा। और अगर हो सका तो उसी लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और पास्ट पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको गाइड करूँगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो है इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो फिर चैप्टर नंबर 18, 19 और 20 को भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम कवर करें। और बाकी ये है कि अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चाहिए हों तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं आपको जो है अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको वो फाइल सेंड कर दूंगा जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन इनके सोल्यूशन नहीं होंगे। सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ताकि आप वीडियो देखो और साथ साथ आप उनके सोल्यूशन को समझो भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो है हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स ये वो फाइल है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। इसमें सारे अब इम्पॉर्टेंट एंड पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस हुए हुए होते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 के ये सारे क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, 16 और आज जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 17। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 के ये तकरीबन 13-14 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हुआ है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच को, तो उसको हम 2 दफ़ा नहीं एक ही दफ़ा डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो विदाउट एनी डिले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। अब इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैं आपको अपने नोट्स में से समझाऊंगा, और आई थिंक आप में से मैक्सिमम के पास ये चैप्टर नंबर 17 के नोट्स होंगे भी, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे नोट्स मांगे थे उन सबको मैंने ये चैप्टर नंबर 17 के नोट्स सेंड कर दिए हैं। अब अगर स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 17 का पहला क्वेश्चन देखो जो मैंने बनाया है, और ये 2016 के पास्ट पेपर में भी आया है। सबसे पहले है डिफाइन, आपने करना है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन, और इसी के साथ अगला चीज़ लिखी हुई है कि वाई वी यूज़ डायोड फॉर द पर्पज़ ऑफ रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि आप रेक्टिफिकेशन को डिफाइन करो, और उसके बाद ये बताओ कि हम डायोड को रेक्टिफिकेशन के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो है वो आपको रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो स्टूडेंट रेक्टिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो आप इधर नोट्स में से आप देखोगे। तो रेक्टिफिकेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो स्टूडेंट रेक्टिफिकेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन। और स्टूडेंट रेक्टिफिकेशन तो एक प्रोसेस है, लेकिन रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर स्टूडेंट क्या होगी डेफिनेशन? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो ये बस आपने डिफरेंस याद रखना है कि अब रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है, और जो उस प्रोसेस के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर होता क्या असल में? अब रेक्टिफायर स्टूडेंट हम जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं डायोड को। ठीक है, तो वही अगली चीज़ है कि वो जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में था कि वाई वी यूज़ डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो उसी की हेडिंग आप देखो तो यहाँ मैंने बनाई हुई है कि डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो डायोड को ऐसा रेक्टिफायर यूज़ करने का मकसद क्या है? सबसे पहला है डायोड प्रोवाइड कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि स्टूडेंट इसका जो साइज़ है वो ऑप्टिमम है, कम है, तो ये कहीं पे भी किसी भी सर्किट में आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। अगली चीज़ है इनएक्सपेंसिव। ठीक है, अब एक्सपेंसिव का मतलब डायोड की कॉस्ट बहुत कम होती है। अब रुपीस में कॉस्ट है इसकी, कोई इतना महंगा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तो ये 2 बातें हो गई। अगली बात डायोड का अगर आप सिंबल देखो तो डायोड का सिंबल ये इस तरह है, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसकी ये एक साइड ये P है और ये एक साइड N है।
अब अगर आपको डायोड का सिंबल आपको टीचर ने बताया होगा, इस डायोड के सिंबल का मतलब ये है कि जो जिस साइड पे ये एरो की डायरेक्शन है ना, तो डायोड में से करंट इस डायरेक्शन में पास कर सकता है, लेकिन डायोड में से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पास नहीं कर सकता। मतलब ये कि स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको दोबारा ये चीज़ बना कर दिखाता हूँ। इस डायोड का सिंबल का मतलब ये है कि डायोड का ये साइड P है, ये साइड N है, इसको आप एनोड भी कहते हो और इसको आप कैथोड भी कहते हो। तो हमने ये डायोड में चीज़ पढ़ी थी कि डायोड में से डायोड का जो एरो है वो यही चीज़ शो कर रहा होता है कि डायोड में से इस तरह एनोड से कैथोड करंट जो है वो पास हो सकता है, लेकिन अगर आप डायोड के कैथोड टूवर्ड्स एनोड करंट फ्लो कराना चाहो तो ये करंट फ्लो नहीं होता। तो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक डायरेक्शन में करंट पास होने देगी, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में करंट पास होने नहीं देगी। इसलिए हम डायोड को कहते हैं कि डायोड एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। यूनी डायरेक्शनल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि डायोड में से एक डायरेक्शन में करंट पास हो जाता है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में करंट पास नहीं होता। अब जिस डायरेक्शन में ये करंट पास हो जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम डायोड की करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये होता है कि आप इसकी एनोड को जो है वो हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करो और इसकी एन साइड को आप लो पोटेंशियल प्रोवाइड करो। मतलब आप आसान अल्फाज में इसकी जो पी साइड है उसको आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और इसकी एन साइड को आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करेगा और डायोड अपने में से करंट पास होने देगा। लेकिन अगर आप इसकी पी साइड को जो है वो लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव के साथ, और अगर आप इसकी एन साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दोगे मतलब हाई पोटेंशियल के साथ, तो डायोड काम करेगा स्टूडेंट्स रिवर्स बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में जो है वो करंट पास नहीं करता। ठीक है, तो ये डायोड की खासियत है कि डायोड एक डायरेक्शन में करंट पास होने देगा और दूसरी डायरेक्शन में करंट पास होने नहीं देगा। अब ये ऐसा चेंज कहाँ पे हो रहा होता है, ये स्टूडेंट्स चेंज हो रहा होता है एसी में। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म याद हो अगर करंट का, तो इसमें बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो डायोड एक डायरेक्शन को तो पास होने देगा, जरा समझ लें, ये पॉजिटिव साइकिल्स को तो गुजरने देगा एक डायरेक्शन में, लेकिन जब दोबारा करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, समझ लें जिस तरह नेगेटिव साइकिल में, तो वो करंट को पास होने नहीं देगा। और अगर करंट की मतलब वो सिर्फ एक डायरेक्शन को पास होने देगा, इन पॉजिटिव साइकिल्स को मतलब गुजरने देगा और नेगेटिव साइकिल्स को वो गुजरने नहीं देगा। तो इसकी मदद से ये होगा कि हमारे पास एक यूनी डायरेक्शनल करंट आ जाएगा। तो हम कहेंगे हमने अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यही अगर आप देखो तो यही इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज वी हैव सीन व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट अलाउज द करंट टू पास एंड इन रिवर्स बायस इट ऑलमोस्ट स्टॉप्स द करंट, थस इट कैन बी यूज एज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस और रेक्टिफायर। तो डायोड की इसी खासियत की वजह से कि जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो करंट को एक डायरेक्शन में पास होने देता है, और जब वो रिवर्स बायस में होता है तो वो करंट को दूसरी साइड से टोटली, ऑलमोस्ट का वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकली करंट फ्लो करता है लेकिन वो बहुत कम होता है, मतलब माइक्रो एम्पेयर में फ्लो करता है, बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का आंसर था कि रेक्टिफिकेशन हमने क्या कहा। रेक्टिफिकेशन हमने कहा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे रेक्टिफिकेशन, और इस काम के लिए जो डिवाइस यूज़ होगी उसको हम नाम देंगे रेक्टिफायर। और यहाँ पे हम रेक्टिफायर किसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं डायोड को। अगला पार्ट था कि वाई वी यूज डायोड फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो हमने इसका कहा पहली बात, एक तो डायोड कॉम्पैक्ट है। ठीक है, अगली बात हमने कही कि इनएक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, फिर अगली बात हमने यही कही कि डायोड में असल में ये खासियत है कि जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है तो ये करंट को पास होने देगा, और जब ये रिवर्स बायस में काम करेगा तो ये करंट को पास होने नहीं देगा, करंट कैन नॉट पास। और इसी खासियत की वजह से ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये स्टूडेंट पहला क्वेश्चन था हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि डिफाइन पीक इनवर्स वोल्टेज एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ये नोट से डिस्कस करेंगे, और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहले पीक इनवर्स वोल्टेज देखते हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पीक इन्वर्स वोल्टेज की डेफिनेशन लिख लें। इधर नोट्स में जो लिखी हुई है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, तो आप उसको ठीक करके लिख लें कि द मैक्सिमम वोल्टेज इसको आप ठीक कर लीजिएगा। आप कहोगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज डेट आर डायोड, या आप पीएन जंक्शन भी लिख सकते हो, डेट आर डायोड हैज़ टू withstand without damaging itself। अब इसका ज़रा मतलब समझें स्टूडेंट्स। देखें वो कह रहा है पीक इन्वर्स वोल्टेज है क्या। देखें आपको नाम से तो पता चल रहा है कि कुछ वोल्टेज होगा और साथ में पीक इन्वर्स आ रहा है। पीक इन्वर्स का मतलब ये है कि जब डायोड अपनी रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा हो, तो रिवर्स बायसिंग में काम देगा, हमें पता है रिवर्स बायसिंग में वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो रिवर्स बायसिंग में जो डायोड है, ये चीज़ याद रखें, रिवर्स बायसिंग में डायोड जब करंट को फ्लो होने नहीं देगा तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसा ओपन सर्किट काम करता है। और ओपन सर्किट में होता यह है कि पीछे से जितना वोल्टेज आ रहा होता है वो उस चीज़ के अक्रॉस शो हो रहा होता है। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज में होता यह है कि जब आप डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है तो पीछे से जितना मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा होगा वो सारे का सारा डायोड के अक्रॉस शो होगा, मतलब सारे का सारा डायोड के ऊपर वो वोल्टेज पड़ जाएगा। आप इस तरह समझें। तो डायोड की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस रिवर्स मैक्सिमम जो वोल्टेज आ रहा है रिवर्स में उसको बर्दाश्त कर सके अपने आप को डैमेज किए बगैर। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक एसी सोर्स है, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास एक एसी सोर्स है जिसकी पीक वैल्यू 12 है, +12 उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव है और -12 उसकी जो है वो आखिर में नेगेटिव पीक है। तो पॉजिटिव जब 12 होगा तब तो डायोड अब कंडक्शन करने देगा, वो तो फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन जब आपके पास रिवर्स बायसिंग आएगी तो रिवर्स बायसिंग में जो डायोड के क्रॉस पीक शो होगी वो शो होगी -12 वोल्ट की। तो डायोड की ये खासियत होनी चाहिए कि वो इस -12 वोल्ट को विथ स्टैंड मतलब बर्दाश्त कर सके अपने आप को डैमेज किए बगैर। तो यही डेफिनेशन है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज डेट आर डायोड हैज़ टू विथ स्टैंड विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ। ठीक है, और देखो आप ऑब्वियस सी बात है कि पीक इन्वर्स वोल्टेज उसके क्रॉस कितना शो होगा डायोड के क्रॉस, वो ऑब्वियस सी बात है कि पीक इन्वर्स वोल्टेज डायोड के क्रॉस शो होगा जितना आपके पास इस नेगेटिव की पीक है, मतलब VM। जितना AC सोर्स की पीक होगी उतना ही उस डायोड के क्रॉस ये पीक इन्वर्स वोल्टेज होगा। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज ये है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि आपकी बुक में हाफ वेव रेक्टिफायर का डिस्कस है। तो मार्केट से जो आप डायोड लाओगे आपने इस चीज़ को देखते हुए लाना है कि आपके डायोड की पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो तो उसी तरह की डेफिनेशन लिखी हुई थी कि द मैक्सिमम वोल्टेज डेट अपीयर्स अक्रॉस द डायोड इन रिवर्स बायसिंग, और ये होता कितना है, इक्वल टू द पीक वैल्यू। ठीक है, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज का ये फॉर्मूला है। फिर अगर आप आगे जो आपको मैंने कहा कि वही बात कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड। अब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वही है कि जिस वोल्टेज पर डायोड जल जाए, तो डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज उस पीक से ज़्यादा होना चाहिए। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड मस्ट बी सफिशिएंटली हायर देन द पीक AC वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपने ये हो गया, इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के एडवांटेजेस भी देखते हैं और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिंपल सा सर्किट है। इसके अब सर्किट में सिर्फ एक डायोड है। डेफिनेटली लोड तो होगा ही होगा, एक डायोड यूज़ होता है और सिंपल ट्रांसफार्मर, सिंपल सा ट्रांसफार्मर, मतलब कोई वो सेंटर टैप वगैरह यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा सर्किट है और इस सर्किट की कॉस्ट भी लो है। कॉस्ट लो होने की वजह यही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक डायोड यूज़ हो रहा है और एक सिंपल सा ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन मसले भी हमें आगे देखते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि डायोड का रिपल फैक्टर बहुत हाई है।
अब रिपल फैक्टर क्यों हाई है, देखें रिपल अगर आप देखो तो इसमें रिपल्स बहुत बन रहे हैं, सॉरी ये मैंने गलती से जो है इसमें अगर आप देखो तो रिपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि बस आप इस तरह लिख लो कि द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ क्विट हाई। हम चाहते हैं कि रिपल फैक्टर तो हो ही ना, देखो हमारा मकसद क्या, हमारा वेव मकसद है कि रेक्टिफायर हमें डीसी दें, और डीसी इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है, और इस स्ट्रेट लाइन में रिपल्स कितने होते हैं, कोई भी रिपल नहीं होता, नो रिपल्स। तो हमारा मकसद ये होगा ना कि रिपल्स कम से कम हो, तो वो कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट भी वही है कि आउटपुट कंटेन्स अ लॉट ऑफ रिपल्स। अगली बात ये कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो है आपके पास 40%, अराउंड 40, ठीक है। बुक में पॉइंट में लिखी हुई है, बुक में आपकी लिखी हुई है मेरे ख्याल से 40.6%, लेकिन आप इसको वैसे याद रख लें कि ये तकरीबन अराउंड 40 है। तो देखें कितनी कम इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। और ये तो उसने आपको तब बताई हुई ना, अगर वो कोई डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वगैरह ना अज्यूम ना करे, अगर प्रैक्टिकल वैल्यू तो इससे भी कम होगी। तो अगला पॉइंट वही है कि द प्रैक्टिकल वैल्यू विल बी क्विट लेस देन दिस वैल्यू। ये जो 40.6 हम कह रहे हैं ना, ये तो हम एक आइडियल कह रहे हैं, अगर एक अब आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर हो, अब प्रैक्टिकली तो एफिशिएंसी इससे भी कम होगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं दिस इंडिकेट दैट हाफ वेव रेक्टिफायर इज क्विट इनएफिशिएंट। तो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर कहीं भी यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फुल वेव रेक्टिफायर समझोगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले हाफ वेव रेक्टिफायर समझाया जाता है ताकि आप फुल वेव रेक्टिफायर समझ सको। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर में भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो एफिशिएंसी इज़ हायर। इसी पॉइंट को मैंने नीचे दोबारा भी लिखा हुआ है, ये वो पॉइंट है कि द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज़ ट्वाइस देन डेट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखें इसकी जो एफिशिएंसी है वो डबल है, और कितनी है, कह रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो 81.2 है, और हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी थी, हमने कहा था सिर्फ 40.6 है, ठीक है। अच्छा, अगला में कह रहा है कि द लार्ज डीसी पावर आउटपुट। अब देखें फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो इस तरह है, तो इसमें जो आपको डीसी मिल रहा है वो पिछले वाले से ज़्यादा है, ठीक है। अगली चीज़, अगर आप रिपल्स देखो यहाँ पे, तो रिपल्स कुछ कम हैं उसके मुकाबले में, क्योंकि उसमें तो बहुत रिपल्स बन रहे थे, इसमें फिर भी तकरीबन कुछ रिपल्स उसके मुकाबले में कम है। तो कह रहे हैं हायर आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, फिर अगर आप देखो अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, अब अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेयर करो, हाफ वेव रेक्टिफायर ये करता है कि इनपुट के सिर्फ एक साइकिल को गुजरने देता है, और दूसरे साइकिल को वो आपके पास यूटिलाइज ही नहीं करता, क्योंकि दूसरे साइकिल में डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में चला जाता है, ठीक है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर का फ़ायदा ये है कि ये आपके कि दोनों साइकिल्स को यूटिलाइज करता है, मतलब पॉजिटिव साइकिल को भी यूटिलाइज करता है और नेगेटिव साइकिल को भी। तो अगला पॉइंट यही है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइजेस बोथ हाफ्स ऑफ द एसी वेव फॉर्म। मतलब अगर एसी आपका इस तरह का है तो ये इसके पॉजिटिव को भी यूटिलाइज करेगा, नेगेटिव को भी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट वही है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज और डीसी जो आपको करंट मिल रहा है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले में डबल है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट देखो तो वो इस तरह है, ठीक है। और अगर हाफ वेव की, और अगर आप फुल वेव की रेक्टिफायर की अगर आप आउटपुट देखो तो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट इस तरह है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की है और ये हाफ वेव रेक्टिफायर की है, ठीक है। तो इससे उसने ट्वाइस का वर्ड लिखा है। अच्छा, ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के। सबसे पहला जो स्टूडेंट फुल वेव रेक्टिफायर या सेंटर टैप वाले फुल वेव रेक्टिफायर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इट इज़ सेंटर टैप से मसले आएंगे। वो कह रहे हैं इट इज़ एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर which produces equal voltage on each half cycle of the secondary winding। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मसला ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है और एक्सपेंसिव भी है। और ये आपने ड्यूरिंग लेक्चर सुना होगा कि सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर है वो दो आउटपुट प्रोड्यूस करता है सेम वोल्टेज की, जिनकी पोलैरिटीज़ ऑपोजिट होती हैं लेकिन वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात जो है उसमें यह है, अच्छा इसका एक नुकसान ये है, देखें हाफ वेव रेक्टिफायर में तो ये था कि पीक इन्वर्स वोल्टेज हमने कहा था कितना आएगा डायोड के क्रॉस, जितना आपके पास मैक्सिमम होगा इनपुट की, ये था फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर,
ठीक है। HWR स्टैंड कर है हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन असल में जो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो पीक इन्वर्स वोल्टेज आता है वो ट्वाइस आता है। मतलब अगर आपके पास इनपुट अगर 12 वोल्ट है तो डायोड के क्रॉस जो नेगेटिव साइकिल में आएगा वो पीक वोल्टेज वो 24 वोल्ट होगा। तो डायोड के जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही बस ये आपने याद रखना है। ये किस तरह आया ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, बस सिर्फ याद रख लें। तो वो कह रहा है द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड यूज ट्वाइस दैट ऑफ द डायोड यूज इन द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो डायोड आपने ऐसे लेने जिनका पीक इनवर्स वोल्टेज और ज़्यादा हो, वो इतनी आसानी से जले नहीं, ठीक है। क्योंकि इस केस में समझ लें सिर्फ वहाँ सिर्फ उसको VM वोल्टेज बर्दाश्त करना पड़ेगा इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग हाफ वेव रेक्टिफायर में। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में उसी डायोड को उस वोल्टेज का डबल बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, एक कुछ इंटरेस्टिंग डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द सेंटर टैप। अब ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में आउटपुट पे ना आपको 3 वायर्स मिल रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें से ये पता करना बड़ी मुश्किल होती है कि कॉमन कौन सी है, ठीक है। तो क्योंकि एक वायर कॉमन होती है और बाकी 2 पे आपको वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, तो ये लोकेट करना बड़ा मुश्किल है। तो वही कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द सेंटर टैप ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अच्छा, अगला कह रहा है अच्छा अब फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट आएगी ना वो आपके पास कम आएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है द DC आउटपुट इज स्मॉल एज ई डायोड यूटिलाइजेस ओनली 1/2 ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेजेस, ठीक है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट वही आ गया कि डायोड है हाई पीक इनवर्स वोल्टेज, तो डायोड का इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। और अगला ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर वैसे 2 डायोड यूज़ करता है अगर सेंटर टैप वाला यूज़ कर रहे हैं, और अगर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करेगा तो वो 4 यूज़ करेगा, ठीक है। और पीक इनवर्स वोल्टेज वाला पॉइंट हो गया। तो कह रहे हैं हमें डायोड ऐसे, अब मसला ये है अगर हम हाई पीक इनवर्स वोल्टेज वाले डायोड यूज़ करेंगे तो एक तो उन डायोड्स का साइज़ बड़ा होता है और दूसरे वो कॉस्टली भी हैं, ठीक है। और वही बात जो आपको मैंने शुरू में बताई कि स्टैंडर्ड टाइप ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आपने बस इनमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ज़्यादा पॉइंट्स बताने का मकसद ये है कि आपको कोई भी पॉइंट आसान लगें आप बस वो लिख लें। हर पॉइंट याद करना या समझना लाजमी नहीं है, बस जो पॉइंट आपको आसान लगें और आपको समझ आते हैं बस आप वो 3 पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बुक में डिस्कस नहीं है लेकिन ये एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें डिस्कस है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है कि हाउ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी, तो ये भी मैं आपको नोट से करवाता हूँ। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ नहीं आता क्योंकि ये बुक में भी उसने इतना अच्छा डिस्कस नहीं किया हुआ। अच्छा, अब आपको पता है स्विचेस तो हर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट का बेसिक कह लें बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर वैसे 4 मोड्स में यूज़ होता है। सैचुरेशन हो गया, कट ऑफ हो गया, अगला था आपके पास यहाँ पे एक्टिव है, फिर रिवर्स एक्टिव है। लेकिन हम जब स्विच के तौर पे यूज़ करेंगे तो ट्रांजिस्टर को हमने 2 मोड्स में यूज़ कराना है, एक है सैचुरेशन और दूसरा है कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब अगर आप एक स्विच अगर आप देखो स्विच एक काम किस तरह करता है, जिस तरह की एक स्विच है, स्विच की 2 स्टेट हैं, ये भी स्विच ऑफ है और ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। इसको आप ये भी कहते हो कि ये स्विच अभी ओपन है और ये स्विच आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ओपन सर्किट में करंट कितना फ्लो करता है ये आपको पता है 0, और 0 फ्लो करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कितनी होगी इन्फिनिटी, और क्लोज करने का मतलब है कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, है ना, तो इस केस में रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। तो ये आपने याद रखना है, ऑफ का मतलब है कि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा और ऑन का मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम ट्रांजिस्टर को 2 मोड में यूज़ कराते हैं, एक है सैचुरेशन जिसमें ये ऑन हो जाता है और एक मोड में यूज़ कराते हैं कट ऑफ जिसमें ट्रांजिस्टर फुली ऑफ हो जाता है, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को ऐसे स्विच के तौर पे यूज़ करा रहे हैं। अच्छा, अगली चीज़ होती है कि ट्रांजिस्टर को हमने किस कन्फिगरेशन में यूज़ करना है। तो कन्फिगरेशन जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन एमीटर है, ठीक है। एमीटर, कॉमन एमीटर का मतलब आपने एमीटर को कॉमन कर दिया। अच्छा, आप इस सर्किट में भी अगर आप देखो तो एमीटर आपके पास कॉमन है यहाँ पे, मतलब ग्राउंडेड हुई है ये आपके पास। अगला है, अब देखो स्विच के कितने टर्मिनल्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो स्विच के 2 टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर जो है इसके 3 टर्मिनल्स हैं। ट्रांजिस्टर का एक बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है,
तो कौन से 2 टर्मिनल्स को हम ऐसा स्विच यूज़ करेंगे, मतलब अगर हमें किसी सर्किट में स्विच लगाना हो तो हमें पूरे ट्रांजिस्टर की कौन सी 2 लेग्स लगानी पड़ेंगी, कौन से 2 टर्मिनल्स लगाने पड़ेंगे, तो वो हमें लगाना है कलेक्टर और एमिटर। तो ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और ये जो एमिटर है, आप इधर कलेक्टर से एक वायर लें, एक एमिटर से वायर लें, और जिस सर्किट में आपने ट्रांजिस्टर को ऐसा स्विच के तौर पे यूज़ करना है, ये 2 टर्मिनल्स आप उसमें लगाते हैं। तो वे कह रहे हैं कलेक्टर एंड एमिटर बिहेव एज अ टर्मिनल्स ऑफ द स्विच। ठीक है, मतलब द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी टर्न ऑफ एंड ऑन इज कनेक्टेड अक्रॉस दी टर्मिनल्स। अच्छा, अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्विच की स्टेट डिटरमाइन करेगी? स्टेट का मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर ऑन है या ऑफ है, वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा बेस और एमिटर। ठीक है, इसलिए इसको कॉमन एमिटर भी हम कह रहे थे, क्योंकि देखो एमिटर कंट्रोल टर्मिनल भी है और अब एमिटर जो है वो आपके पास स्विच के टर्मिनल्स के तौर पे भी काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने जो इसमें समझनी है, ये 2 लूप्स हैं, एक इनपुट ये लूप है और ये एक आउटपुट लूप है। ठीक है, अब इनपुट लूप पे अगर आप KVL लगाओ तो यहाँ पे बस मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन बता देता हूँ, आपको KVL आता होगा। तो एक तो करंट इस VBB के नेगेटिव से पॉजिटिव एंटर हो रहा है, तो ये VBB, ठीक है, मतलब वही वाली मैं चीज़ लगा रहा हूँ कि एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, और एक कौन एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा? रजिस्टर। तो VBB इज इक्वल टू IB RB, और इस बेस और एमीटर के दरमियान भी एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको हम लिखते हैं VBE। तो ये इनपुट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर आप आउटपुट पे इक्वेशन लगाओ तो आउटपुट पे भी इसी तरह की इक्वेशन बनेगी। आउटपुट पे ये जो C और E है, इनके दरमियान भी वोल्टेज कंज्यूम हो रहा होता है, तो उसको हम लिखते हैं VCE, वो वोल्टेज जो ये एमिटर और कलेक्टर के दरमियान यूज़ हो रहा है। उसके बाद और कौन सी चीज़ है? उसके बाद है ये रजिस्टर, ये रजिस्टर वोल्टेज यूज़ कर रहा होगा, तो उसका जो वोल्टेज होगा उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि इधर कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा होगा, ICRC। ठीक है, अच्छा, और वोल्टेज सप्लाई कौन कर रहा होगा? ये वोल्टेज VCC इज इक्वल टू VCC। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है स्टूडेंट्स, वो हमने कहा था हम आउटपुट असल में ले रहे हैं, या स्विच के जो टर्मिनल्स हैं वो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान, तो ये VC असल में हमारी आउटपुट है, तो V इसको V आउट लिख देंगे, तो V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अगर इक्वेशंस आपको समझ नहीं आती तो आप डायरेक्ट इनको याद रख लो। ठीक है, क्योंकि आपको इन इक्वेशंस का मतलब समझ आना चाहिए। तो इक्वेशन आई V आउट इज इक्वल टू VCC IC माइनस RC। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें अब हमने करना क्या। अब भी हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने ट्रांजिस्टर को कट ऑफ में लेकर आना है, मतलब हमने ये करना है कि इसमें से करंट ना फ्लो करे। ठीक है, अब करंट ना फ्लो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम अपने इनपुट वोल्टेज को कम करेंगे। ठीक है, और देखेंगे उसका आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है इसको हम कम करेंगे। किस तरह कम करेंगे? हम इस VBB को वेरी करेंगे। तो VBB को वेरी करेंगे, VI हमारे पास जो है वो कम। अब VBB को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। ठीक है, तो VBB को हम कम करेंगे, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि बेस करंट कम होगा। जब बेस करंट कम होगा तो हमारे पास कलेक्टर करंट भी कम होगा। ठीक है, अब देखें इस ऊपर वाली इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने कहा कि समझ लें हमने VBB 0 कर दिया, उसकी वजह से IB कितना हो गया? IB हमारे पास 0 हो गया। जब IB 0 हो गया तो IC भी कितना हो गया? 0 हो गया, मतलब कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा उसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है ये किस में चला गया? कट ऑफ में चला गया। ठीक है, तो वही उसने लिखा है हाउ V नॉट चेंजेस एज VI इंक्रीजेस फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। इन दिस केस द ट्रांजिस्टर एज लॉन्ग एज VI इज, देखिए वही कह रहे हैं, अगर आपने VI को अगर 0.6 कम से, जिस तरह इनपुट वोल्टेज है ना, अगर आप इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से कम रखोगे ना तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में काम करेगा। क्योंकि समझ लीजिए सर यहाँ पे सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन का डायोड को हमने कहा था काम करने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए। अगर आप 0.7 वोल्ट से कम प्रोवाइड करोगे तो बेस करंट फ्लो ही नहीं करेगा उसमें से। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपकी इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम होगी तो बेस करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब बेस करंट फ्लो नहीं करेगा तो कलेक्टर करंट भी फ्लो नहीं करेगा और आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में काम करेगा। तो इसी इक्वेशन में जो हमने ऊपर इक्वेशन दी, इसी इक्वेशन में अगर आप IC 0 पुट करो तो ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी और आ जाएगा V आउट इज इक्वल टू VCC। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है ये स्विच कट ऑफ में काम कर रहा है, मतलब कोई सी भी करंट को ये फ्लो होने नहीं देगा। अब हमने इसको सैचुरेशन में लेकर आना है। अब हमने इसको ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो करवाना है।
तो वही बात, आपको ट्रांजिस्टर जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, वो 0.6 से ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे ही आप 0.6 से ज़्यादा करोगे, होगा क्या, होगा ये कि बेस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बेस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो जो है कलेक्टर करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आई बी फ्लो करेगा, ड्यू टू विच अ लार्ज करंट आई सी फ्लोस इन द आउटपुट पाथ। अच्छा, अब देखें, अब आप इसी इक्वेशन पे आओ, वी आउट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। अब देखो, इस केस में अब आई सी बढ़ रहा है क्योंकि हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो ये पूरा फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। और अगर ये पूरा फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो वीसीसी में से अब आप एक बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा। उसका मतलब ये कि आउटपुट वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आईसी अगर आप बढ़ा रहे हो तो आईसी और आरसी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और वीसीसी तो एक कांस्टेंट है क्योंकि एक तो सप्लाई वोल्टेज है, तो अब आप वीसीसी में एक बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं एंड द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस एज द टर्म आई सी आर सी इंक्रीज। और एक पॉइंट पे जाके होगा क्या, वो कह रहे हैं विद इंक्रीज ऑफ वी आई सी इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लिनियरली, सो वी आउट डिक्रीजेज लिनियर। और देखें, वी आउट हम जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वी आई भी बढ़ रहा है, आई बी बढ़ने से आई सी बढ़ रहा है, आई सी बढ़ने से आई सी आर सी बढ़ रहा है पूरा, और जिसकी वजह से वी आउट कम हो रहा है। और एक पॉइंट आएगा कि वी आउट की वैल्यू 1 वोल्ट से भी कम हो जाएगी। ठीक है, और जब ये 1 वोल्ट से भी कम हो जाएगी और होते होते एक पॉइंट आएगा कि वी आउट कितना हो जाएगा, 0। और हम ये कहेंगे कि ट्रांजिस्टर किस में चला गया, सैचुरेशन मोड में चला गया, क्योंकि इस वक्त जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने बस कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। और ये जो दो स्टेट्स हैं, मतलब सैचुरेशन को आप कहोगे कि ये 1 स्टेट है, और कट ऑफ को आप कहोगे कि ये कौन सी स्टेट है, 0। क्योंकि आपके सारा जो कंप्यूटर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो बाइनरी पे काम करता है, 0 1 पे, तो 0 को आप कट ऑफ कहोगे और सैचुरेशन को आप जो है 1 कहोगे। बेशक ये नीचे वाली अगर आप डायग्राम देखो, इस डायग्राम में अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी अगर समझ आए, तो इस स्टेट में अगर आप देखो तो ये हमने ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में लगाया था, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि हमने अपनी इनपुट वोल्टेज जो है वो वी हमने 0.7 वोल्ट से कम रखी, जिसकी वजह से आई बी फ्लो नहीं किया, आई बी फ्लो नहीं किया तो आई सी फ्लो नहीं किया। देखिए, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसका मतलब यही है ना कि ट्रांजिस्टर के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। तो देखें, इसलिए हमने इसको ओपन स्विच बना दिया। ठीक है, मतलब कट ऑफ में जो है ये ट्रांजिस्टर ओपन स्विच के तौर पे काम करता है। और अगर मैं आपको इसकी सैचुरेशन वाली दिखाऊं, अब ये इसकी सैचुरेशन वाली डायग्राम है। अब सैचुरेशन में क्या हुआ था, हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया था जिसकी वजह से बेस करंट फ्लो किया था, कलेक्टर करंट फ्लो किया था। ठीक है, और हमारे पास जो है करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो करने का मतलब है सर्किट ओपन नहीं है। ठीक है, तो मतलब सर्किट क्लोज है, तो आपने क्लोज से शो कर दिया। तो बेशक चाहें तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, आप एग्जामिनर को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हो गया कि हाउ ट्रांजिस्टर, ये मैंने बहुत आपको समरी में समझाया है, वरना ये बहुत डिटेल टॉपिक मैंने समझाया हुआ है आपको ड्यूरिंग क्लास, जो आपकी वीडियोस हैं उनमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल है, और वो कह रहा है कि कांस्टेंट अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ये भी किसी पास पेपर में आया हुआ है कि कांस्टेंट गिवन है आपको अल्फा। तो सबसे पहले डाटा इसका बना लेते हैं। आपको अल्फा गिवन है 0.95, और कह रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन द कलेक्टर करंट। तो डेल्टा आई सी आपसे वो पूछ रहा है, और कह रहा है कि कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ चेंज ऑफ 0.4 मिली एम्पेयर इन द बेस करंट। तो बेस करंट में जो आप चेंज ला रहे हो वो 0.4 मिली एम्पेयर है, और कॉमन एमीटर आप अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, आप सबसे पहले रिलेशन देखो जिसमें डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी आता हो, तो ये बीटा का है कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी। ठीक है, लेकिन आपको बीटा नहीं आपको बीटा नहीं पता, तो सबसे पहले आपको बीटा निकालना पड़ेगा। अब बीटा निकालने के लिए स्टूडेंट आप कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे, बीटा के लिए जो एक इक्वेशन है वो है अल्फ़ा ओवर, बीटा की इक्वेशन है अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। आप इधर बीटा अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट करो, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 0.95 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.95। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, या आपने खुद सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद इसी ऊपर वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ऊपर लिखा था बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी। इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो डेल्टा आई सी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा आई बी। बीटा की वैल्यू आपने ऊपर निकाली होगी और स्टूडेंट्स डेल्टा आई बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.4 मिली एम्पेयर। मिली की जगह मैंने 10 की पावर -3 पुट कर दिया, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास चेंज इन कलेक्टर करंट आ जाएगा। ठीक है, खुद सॉल्व इसको कीजिएगा और आंसर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका, फिर आपको मैं चेक करके बताऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि आपके पास पेपर या मॉडल पेपर में आया हुआ है। वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई इन ट्रांजिस्टर द बेस इज थिन लाइटली डोप्ड। पहला पार्ट कि बेस एक तो थिन क्यों होती है, लाइटली डोप्ड क्यों होती है, और दूसरा पार्ट ये बताएं कि कलेक्टर जो है वो लार्ज क्यों होता है इन साइज। तो स्टूडेंट इसके आंसर्स जो हैं ये मैं आपको अपने नोट्स एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स में से आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट ये पहला ये क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो कि एक्सप्लेन वाई इन ट्रांजिस्टर द बेस इज थिन एंड कलेक्टर है। सबसे पहला स्टूडेंट आपको पता हो कि द सेंट्रल रीजन जो है होता है ट्रांजिस्टर को, उसको बेस कहते हैं और इसको करंट कंट्रोलिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि बेस ही डिटरमाइन करता है कि हमें कलेक्टर पे कितना करंट मिलेगा। अब पहला पार्ट जो है कि बेस थिन और लाइटली डोप्ड क्यों होता है, उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट एक तो बेस जो है उसका साइज़ बहुत स्मॉल है। बेस का साइज़ तकरीबन 10 की पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, सबसे थिन है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर और इमीटर। अब होता क्या स्टूडेंट, इससे देखें फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि असल में इमीटर जो है वो चार्जेस को इंजेक्ट करता है, रिलीज़ करता है। अब जब इमीटर चार्जेस को इंजेक्ट कहाँ करता है, बेस में। अब जब बेस का साइज़ ही कम होगा तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि बेस में चार्जेस रुकते ही नहीं हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो मतलब बेस जो चार्जेस को बेस में से गुजरने में टाइम क्या लगता है, बहुत कम लगता है, और उसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस को बेस में से गुजरने में टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि बेस का साइज़ बहुत कम है। और अब अगली ये बात कि जब बेस का साइज़ बहुत कम है तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कम हो गए। ठीक है, मतलब समझ लीजिए जिस तरह बेस में इलेक्ट्रॉन्स आए और बेस पी टाइप था तो बेस में होल्स हो गए। तो जब बेस का साइज़ ही बहुत स्मॉल है तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बहुत कम हो गए। और ये हम बता रहे हैं इसकी रीज़न लाइटली डोप थिन होने से ये होगा फ़ायदा कि ट्रांजिट टाइम बहुत कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज कैरियर्स को गुजरने में बहुत कम टाइम लगेगा। अच्छा, अगले हम कह रहे हैं कि लाइटली डोप्ड क्यों है। लाइटली डोप्ड मतलब अगर वो पी टाइप है तो उधर होल्स बहुत कम हो गए, एन टाइप है तो उधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो गए। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो गए। और होता ये है कि प्रैक्टिकली तकरीबन 5% सिर्फ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कंबाइन हो पाते हैं विथ होल्स अगर एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और बाकी जो 95% इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं। और वो जो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं वो कौन सा करंट बना लेते हैं, कलेक्टर करंट बना लेते हैं। ठीक है, तो थिन रखने की वजह यह है कि ट्रांजिट टाइम कम हो, और लाइटली डोप रखने की वजह यह है कि जो उनका जो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत कम हो। अगला जो पार्ट था स्टूडेंट वो है कि कलेक्टर का साइज़ लार्ज क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कलेक्टर का साइज़ देखें लार्ज रखने की वजह क्या है। कलेक्टर का साइज़ लार्ज रखने की वजह ये है कि ऐसे में कलेक्टर नाम अगर आप देखो तो कलेक्टर का काम यह है कि चार्जेस को कलेक्ट करना, अपने साइड पे चार्जेस तमाम चार्जेस को जमा करना। अब होता यह है कि जब कलेक्टर पे इतने सारे चार्जेस आते हैं, फ्लो करते हैं कलेक्टर में से, तो कलेक्टर का करंट भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो कलेक्टर बहुत हीटअप हो जाता है। ठीक है, अब अगर कलेक्टर बहुत हीटअप हो रहा है और इसी तरह का कलेक्टर हीटअप होता रहा तो हो सकता है कलेक्टर साइड ही आपकी जल जाए। ठीक है, इसीलिए कलेक्टर का साइज़ ज़रा बड़ा रखते हैं ताकि उस हीट को डेसिपेट होने के लिए लार्जर सरफेस एरिया मिले। देखें स्टूडेंट, एक कॉमन सी बात है, अगर आप एक छोटा सा एरिया लोगे, इसको अगर आप हीट करोगे, छोटे से एरिया को हीट प्रोवाइड करो, तो ये छोटा सा एरिया बहुत जल्दी जल जाएगा क्योंकि इसकी एरिया ही कम है। अगर आप एक लार्ज एरिया लो और उसको अगर आप हीट करो उसी सेम हीट से, तो ये काफ़ी देर से गर्म होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा जल्दी रेडिएशन को इमिट कर देगा। ठीक है, तो अब आंसर पे आते हैं इसके। तो वो कह रहे हैं द कलेक्टर इज़ लार्ज इन साइज बिकॉज मेन फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज़ टू कलेक्ट मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द कलेक्टर रीजन। जैसे अगर NPN है तो वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा और PNP है तो होल्स को कलेक्ट करेगा। कह रहे हैं ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स द कलेक्टर रीजन गेट्स हीट अप एंड ऑल द हीट इज डेसिपेटेड थ्रू दिस रीजन। उसका जो एरिया है मतलब सरफेस एरिया, इवेंचुअली लीडिंग टू ट्रांजिस्टर टू बर्न आउट, तो ट्रांजिस्टर जल सकता है। सो इन ऑर्डर टू सेव द ट्रांजिस्टर फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड बर्निंग द विड्थ मतलब सरफेस एरिया, आपको उसका साइज बड़ा रखना पड़ेगा,
of collector region is always greater than emitter and base region. Thus large surface area ensure that it has more surface area to dissipate heat. तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हीट डिसिपेट करने के लिए उतनी ज़्यादा जगह मिलेगी और चांसेस ऑफ बर्निंग जो है उसके वो कम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एक्सरसाइज में से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आएंगे। वो है कि वाई द एमिटर बेस्ड जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बाइस्ड और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स। कि हम एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस क्यों रखते हैं और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बाइस क्यों रखते हैं। तो ये भी स्टूडेंट नोट्स में से ही मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी ये क्वेश्चन है। अब अगर आप चाहो तो इसके साथ आप डायग्राम बना लो। जिस तरह समझ लो आपके पास NPN है ट्रांजिस्टर, ठीक है, मैंने NPN बनाया, ये इसकी एमिटर होगी, ये बेस और ये कलेक्टर। अब वो कह रहा है एमिटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड रखते हो। फॉरवर्ड मतलब N को आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट आप करोगे और P को आप बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है। और कह रहा है कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स रखते हैं। रिवर्स का मतलब N को आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और ये जो P है इसको नेगेटिव से। और ये डेफिनेटली जो ये बैटरी होती है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इस बैटरी का पोटेंशियल कम होता है। कह रहा है ऐसा क्यों करते हैं। देखें अब असल में होता ये है, आपने इस हिस्से को जो है इस हिस्से को आपने फॉरवर्ड बाइस कर दिया और दूसरे हिस्से को आपने ये जो है रिवर्स बाइस कर दिया, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग से स्टूडेंट्स फ़ायदा क्या होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग से फ़ायदा ये होता है, जो एक चीज़ आपने पढ़ी नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको उसका आइडिया हो, इस PN जंक्शन ये जो एमिटर बेस जंक्शन है इधर भी एक डिप्लीशन रीजन प्रेजेंट होती है और ये जो कलेक्टर बेस रीजन है इधर भी एक डिप्लीशन रीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन समझ लें कि एक जगह है जो कि चार्ज कैरियर्स को गुजरने नहीं देती। जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो ना तो वो जो डिप्लीशन रीजन एमिटर बेस जंक्शन की है उसकी विड्थ कम हो जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, उसको मैं DR लिख रहा हूँ। डिप्लीशन रीजन जो है वो डिक्रीज़ करती है। अब जब डिप्लीशन रीजन डिक्रीज़ कर रही है तो उससे फ़ायदा क्या होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो चार्जेस एमिटर से बेस की तरफ जा रहे हैं उनको जाने में आसानी होगी, क्योंकि डिप्लीशन रीजन समझ लें एक तरह की रेजिस्टेंस होती है। और अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ कब कम होती है, जब आप उसको फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो, ये याद रखें। तो हुआ क्या, एमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग की, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हुई। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होने से ये हुआ कि जो एमिटर से बेस की तरफ चार्जेस जा रहे थे, इंजेक्ट हुए थे, वो आसानी से चले जाएंगे। तो ये हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स क्यों रखा हुआ है। देखें अब कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स इसलिए रखा हुआ है ताकि जो बेस में चार्जेस आ रहे हैं ना, कलेक्टर उनको फ़ौरन से अपनी तरफ खींच सके। देखें अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इधर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो समझ लें जिस तरह इधर एमिटर से अब इलेक्ट्रॉन्स आए, समझ लें 1000 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन से कलेक्टर की साइड पे हम खींच सकें। तो वो कौन खींच पाता है, ये VCC। और इस VCC की पोलैरिटी किस तरह हुई हुई है, रिवर्स बाइसिंग वाली हुई हुई है, इसलिए ये VCC इन तमाम चार्जेस को इधर अपनी तरफ यहाँ पे खींच लेता है, ठीक है। अब नोट्स पे आते हैं इनके। In a transistor, the input circuit, मतलब emitter base junction is forward biased, due to which the width of depletion region decreases and it offers low resistance to the flow of charge carriers from emitter to base। उससे होगा ये ऐसा रिजल्ट, the charge carriers can easily flow from emitter to base, ठीक है। अच्छा, अब वही बात, अगली बात हमने कहा कि बेस थिन है और लाइटली डोप्ड है, तो वो इतने चार्जेस को एकोमोडेट नहीं कर सकती, संभाल नहीं सकती। सो इट कैन आएगा, ठीक है, नॉट नहीं आएगा। सो इट कैन एकोमोडेट वेरी लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्योंकि बेस बहुत थिन है। तो जब कम चार्ज कैरियर्स को संभाल सकती है, फ़ौरन से हमने कलेक्टर की तरफ खींचना है। तो वो कह रहा है टू अवॉइड द बेस फ्रॉम एक्सेस चार्जेस द कलेक्टर बेस जंक्शन इज मेड रिवर्स बाइस। इन डूइंग सो मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर फ्लो टूवर्ड्स अ कलेक्टर। तो रिवर्स बाइसिंग से ये होगा कि बेस में जैसे ही चार्जेस आएंगे, हमने कोशिश करनी है कि बेस में एक तो चार्जेस ठहर भी नहीं सकते, जगह कम है, और दूसरा चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ना हो पाए इतने ज़्यादा। हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग करके, मतलब ये वाला रिवर्स बाइसिंग करके, हमने सारे चार्जेस को जो है वो कलेक्टर की तरफ खींच लिया। तो इसलिए हम एमिटर बेस जंक्शन को जो है वो फॉरवर्ड बाइस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बाइस रखते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट्स। एम्पलीफायर में आप कॉमन एमीटर देखें, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, लेकिन हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही वाइडली क्यों यूज़ करते हैं एम्पलीफायर सर्किट्स में? तो स्टूडेंट्स इसके काफ़ी सारी रीजंस हैं, आपने अच्छी तरह देखनी है ये। तो ये देखें, वी एक्सप्लेन वाई कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर कॉमन बेस कलेक्टर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू, अब उसकी रीजंस क्या हैं देखें। देखिए स्टूडेंट, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है वो लो रेजिस्टेंस या लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस की तरफ जाए। इम्पीडेंस समझ लें रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मिला के इम्पीडेंस नाम देते हैं, तो आप इम्पीडेंस को बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह समझें, ठीक है। अब वही कह रहे हैं एक आइडियल एम्पलीफायर जो है उसमें खासियत ये होनी चाहिए कि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि सिग्नल आसानी से एंटर हो सके, और उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वही कह रहा है कि आइडियल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। अब कह रहा है कॉमन एमीटर में ये खासियत है, कह रहा है कि कॉमन एमीटर की जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, और वो कितनी है, वो है 1 किलो ओम से 2 किलो ओम, ठीक है, क्योंकि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है। अच्छा, अगला कह रहा है कि आइडियल एम्पलीफायर में एक और ख़ासियत ये होनी चाहिए कि उसकी आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होनी चाहिए। जो आपको मैंने कहा ना कि इनपुट कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो, ये खासियत भी कॉमन एमीटर में है। और कॉमन एमीटर की जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वो तकरीबन 50 किलो ओम या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दो खासियतें हैं। अच्छा, अगली बात कि जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है इसमें करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है, मतलब बीटा, वो काफ़ी हाई होता है। वो अब 50 से लेकर काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो 50 से लेकर 400 या 50 से लेकर 300 तक है, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन एमीटर में एक चीज़ है जो कि बाकी ना कॉमन बेस में है ना कॉमन कलेक्टर में, वो ये है कि कॉमन एमीटर आपको 180 का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। अब 180 का फेज शिफ्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट, ये देखें। इसका ये मतलब है कि अगर आपने सिग्नल इस तरह का प्रोवाइड किया तो कॉमन एमीटर इसको एम्पलीफाई तो अब आपके पास कर देगा, लेकिन इसको 180 फेज शिफ्ट दे देगा। 180 फेज शिफ्ट का मतलब इसको इन्वर्ट कर देगा, जहाँ पॉजिटिव था उधर नेगेटिव आ जाएगा और जिधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें सिग्नल आपका एम्पलीफाई तो हुआ है, लेकिन सिग्नल एम्पलीफाई होने के साथ साथ सिग्नल में शिफ्ट, फेज शिफ्ट भी आ गए, ठीक है। तो ये जो खासियत है ये कॉमन एमीटर में खासियत है, और इसको आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी कह सकते हो क्योंकि ये आपके सिग्नल को इन्वर्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें खासियत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने लाजमी लिखना है, वो ये है कि गेन दो तरह के होते हैं, वोल्टेज गेन और करंट गेन। कॉमन एमीटर में ये खासियत है कि आपको ये मैक्सिमम वोल्टेज गेन भी प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम करंट गेन भी प्रोवाइड करता है। दोनों गेन इसके ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस में ऐसा नहीं होता। या तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज गेन दे रहे होते हैं या मैक्सिमम करंट गेन दे रहे होते हैं, दोनों कोई भी नहीं देता, लेकिन सिर्फ दोनों कौन देता है, कॉमन एमीटर। अच्छा, ए जो सिंबल है, ए सिंबल स्टैंड कर रहा है गेन का, ठीक है। अब देखें पावर गेन का फॉर्मूला क्या होगा। पावर गेन का फॉर्मूला ये होता है कि वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय करंट गेन। तो जब कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन भी ज़्यादा है, करंट गेन भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका पावर गेन भी क्या होगा, पावर गेन भी इसका मैक्सिमम है, ठीक है। इसलिए हम कॉमन एमीटर को प्रेफर करते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जो कि आपने लिखनी होगी, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई बेस करंट इज़ वीक एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट, के बेस करंट वीक क्यों है कलेक्टर करंट से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ रीजंस आप लोग जो है वो सोच सकते हो। अभी आपको मैंने डिस्कस भी की कि चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम हैं, मैं आपको नोट से डिस्कस भी करा देता हूँ। और ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसकी आप इम्पोर्टेंस जो है वो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। अब मैं ऐसा से रीडिंग करता रहता हूँ ताकि आप इसको समझ सको। कह रहे द बेस करंट इन द बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखें बेस करंट बनता किस वजह से, बेस करंट बनता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से। जितने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी उतना ज़्यादा बेस करंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने बताना है द बेस करंट इन द बीजेटी इज़ ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर आपको पता है कि बेस जो है वो एक करंट कंट्रोलिंग एलिमेंट है जिसकी वजह से आप कलेक्टर करंट कंट्रोल कर सकते हो।
अच्छा, बेस की हमें पता है, बेस की एक तो विड्थ बहुत कम होती है, सबसे कम विड्थ बेस की होती है, और सबसे ज़्यादा लाइटली डोप्ड भी कौन है, वो भी बेस है। ठीक है, अब वो कह रहा है इनसे होगा क्या, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक द चार्ज कैरियर्स मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस रीजन। जब चार्ज कैरियर बेस टू एमिटर मूव करेंगे ना, तो सिर्फ 5% चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल के साथ कंबाइन हो पाएंगे। और इतने कम क्यों कंबाइन हो पा रहे हैं? पहली रीज़न, बहुत लाइटली डोप्ड है। लाइटली डोप्ड होने का मतलब ये है कि बेस में होल्स बहुत कम हो गए। अगर हम NPN ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें होल्स बहुत कम हो गए। जब होल्स ही कम हो गए तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बहुत कम हो गए। ठीक है, अगली बात ये कि बेस में होल इलेक्ट्रॉन्स रुकते भी बहुत कम देर के लिए। अगर ज़्यादा देर के लिए रुकें तो हो सकता है कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन वही बात कि वो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखने की वजह से कलेक्टर खींच लेता है, फ़ौरन से चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो गए। तो अगले पार्ट में वही कह रहा है कि एक तो डोपिंग कम होने की वजह से चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम हो रहे हैं। अगली बात, इन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर बेस जंक्शन इज मेड रिवर्स बायस बाय बैटरी। हमने इस बैटरी की वजह से, अभी आपको डायग्राम में आपको मैंने दिखाया था, इस बैटरी की वजह से आप उसको हमने रिवर्स बायस किया है, विच इज़, आप देखें ये जो बैटरी है ये VB से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे होगा क्या, विच इज़ मच ग्रेटर देन एमिटर बेस बैटरी, वही जो आपको मैंने चीज़ बताई। उससे होगा ये कि VCC इतनी वोल्टेज ज़्यादा है कि वो सारे के सारे चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ खींच लेगा। सो वोल्टेज VCC अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम बेस टू कलेक्टर रीजन एंड चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स। एंड देखें वही बात हुई ना कि कलेक्टर समझ लें बेस में चार्जेस को रुकने नहीं देता, वो फ़ौरन से अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। हैंस जब चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा तो कलेक्टर करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। हैंस कलेक्टर करंट तो बढ़ गया क्योंकि कलेक्टर की तरफ चार्जेस मूव कर गए, लेकिन बेस करंट क्या हो गया, बेस करंट डिक्रीज हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखनी है कि I इज़ इक्वल टू IB प्लस IC। कलेक्टर करंट एक चीज़ याद रखें, कलेक्टर करंट और बेस करंट कलेक्टर और एमिटर करंट जो ज़्यादातर होते हैं वो होते हैं मिली एम्पेयर में, और बेस करंट ज़्यादातर शो होते हैं माइक्रो एम्पेयर में, क्योंकि बेस करंट बहुत स्मॉल होते हैं। तो ये चीज़ नीचे लिखी हुई है कि कलेक्टर करंट मिली एम्पेयर में होगा और बेस करंट बहुत स्मॉल होता है, इसलिए वो माइक्रो एम्पेयर में डिस्कस होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि वाई बेस करंट इज़ वीक, हमने बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट ये एक मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है कि डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस है, आपका दिया हुआ है, जो कि आप लोग देखते नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू किया करें, बाज़ दफ़ा उसमें भी नई चीज़ें पूछी हुई होती हैं। तो कह रहा है अल्फ़ा और बीटा के में रिलेशन निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने जो है आप जो है यहाँ पे बीटा की इक्वेशन लिख लें। बीटा आपको पता है, बीटा बराबर है IC ओवर IB। ठीक है, अब आपने बीटा की इक्वेशन में अल्फ़ा लेकर आना है किसी तरह। अब अल्फ़ा आप अपने माइंड में रखें, अल्फ़ा क्या होता था, अल्फ़ा होता है IC ओवर IE। ये आपके पास माइंड में हो कि अल्फ़ा की इक्वेशन ये है। अभी इस इक्वेशन में IC तो है, IE नहीं है। ठीक है, अब IE अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, अच्छा आपके माइंड में एक और इक्वेशन हो, वो ये है कि IE इज़ इक्वल टू IC प्लस IB, है ना। ये इक्वेशन भी आपने यूज़ की हुई है। अब करेंगे क्या है स्टूडेंट, यहाँ से IB की इक्वेशन निकालेंगे। तो IB को आप एक साइड पे रखें, IC को दूसरी साइड ले जाएं, तो IB इज़ इक्वल टू IE माइनस IC। ये जो IB की इक्वेशन आई है ये हम यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे, तो IC ओवर, और IB की जगह लिख देंगे IE माइनस IC। ठीक है, अब देखिए हमारी इक्वेशन में IE तो आ गया, लेकिन अल्फ़ा बस माइंड में रखें, अल्फ़ा किसके बराबर है, IC ओवर IE। ठीक है, अब अगर मतलब IC अगर IE से डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम I से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय IE। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा IC ओवर IE, और नीचे भी हमारे पास क्या बन गया, नीचे भी हमारे पास बन गया IE माइनस IC ओवर IE। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई IC ओवर IE। अच्छा, अब आपने मैथ में एक रूल पढ़ा हुआ होता है, गोल्डन रेशो आई थिंक इसको बोलते हैं, कि अगर A माइनस B ओवर C लिखा हुआ हो तो इसको आप A ओवर C माइनस B ओवर C लिख सकते हो। तो नीचे यही रूल लगाएंगे, तो IE ओवर IE माइनस IC ओवर
IE। तो ये IE और IE कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। तो बीटा की हमारे पास इक्वेशन आ गई IC ओवर IE ओवर 1 माइनस IC ओवर IE। अब वही बात स्टूडेंट, हमें पता था कि IC ओवर IE क्या चीज़ होती है, ये होता है अल्फ़ा। तो इसकी जगह अल्फ़ा लिख दिया, अल्फ़ा ओवर 1 माइनस, और ये भी IC ओवर IE है, तो ये भी क्या आ गया, अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स बीटा की हमारे पास रिलेशन आ गया, बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। और इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, अगर आप, ये क्वेश्चन एक आ गई, इसी क्वेश्चन को अगर आप रीअरेंज करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, जिस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, मैं अब अल्फ़ा की क्वेश्चन निकालना चाह रहा हूँ। तो बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बी, अल्फ़ा कॉमन कर लें, तो अल्फ़ा की क्वेश्चन बन गई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन आपको आती हों फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। ये जो इक्वेशन है, ये इससे अगर आपको अल्फ़ा नोन हो तो आप बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसमें ये है कि अगर आपको बीटा नोन हो तो आप अल्फ़ा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 9 था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इज़ द फ्रिक्वेंसी कंटेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर द सेम। कि कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है उसकी फ्रिक्वेंसी और क्या फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रिक्वेंसी सेम है। अब ये भी स्टूडेंट्स, ये बुक में नहीं है कहीं भी इस तरह की चीज़। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर पे आते हैं। सबसे पहले हाफ आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाई शो की हुई है, ये है इनपुट हाफ वेव रेक्टिफायर की, और ये जो है ये हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है, ठीक है। अब सिर्फ आप इधर एक साइकिल देखें जो यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से इधर शुरू हो रहा है, ठीक है, और इधर ख़त्म हो रहा है ये 0 से 360। अब अगर आप 0 से 360 देखें तो कितने साइकिल बन रहे हैं, ये आपके पास पूरा एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप आउटपुट पे देखें, आउटपुट पे भी अगर आप देखें तो 0 से 360 कितने साइकिल बन रहे हैं, मतलब साइकिल मतलब फ्रिक्वेंसी हम उसको कहेंगे कि ये साइकिल रिपीटिशन कितने टाइम बाद शो करेगा। देखें 360 के बाद शो करेगा, ठीक है। तो 0 से 360 तक जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट का भी कितना साइकिल बन रहा है, एक ही साइकिल बन रहा है, वो तो फिर 360 के बाद दूसरा बन रहा है ना। तो इनपुट में भी 0 से 360 एक ही साइकिल बन रहा है और आउटपुट में भी 0 से 360 एक ही साइकिल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो वही है जिस तरह इनपुट फ्रिक्वेंसी है। तो वही कह रहा है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी। दिस मीन्स दैट इफ इनपुट AC completes one cycle, rectified wave also completes one cycle। तो आप ये रिलेशन लिख लोगे कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। अब फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आप देखो, समझ लो 0 से 360 कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 0 से 360 एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन आप आउटपुट पे देखो, ये आउटपुट है और किसकी आउटपुट है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की। अब अगर आप 0 से 360 देखो, 0 से 360 दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं आउटपुट के, हाफ फुल वेव के, मतलब 0 से 180 एक कंप्लीट हो रहा है। अगर आप देखो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ और 180 से 360 दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इनपुट का 0 से 360 एक साइकिल कंप्लीट हुआ और आउटपुट का 0 से 360 में ही दो साइकिल कंप्लीट हुए, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन यही होती है कि जितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हों, मतलब ये कि आउटपुट की फ्रिक्वेंसी इनपुट के मुकाबले में डबल है, क्योंकि इनपुट अगर एक साइकिल कर रही है तो आउटपुट दो साइकिल कर रही है। तो वो कह रहा है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू डबल ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। जिस तरह MCQ आ सकते हैं, अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 है तो बताएं आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी फुल वेव की, तो आप कहोगे फुल वेव की आउटपुट फ्रिक्वेंसी 100 होगी, ठीक है। तो कह रहा है दिस मीन्स डेट व्हेन इनपुट AC कंप्लीट्स वन साइकिल, रेक्टिफाइड वेव कंप्लीट्स टू साइकिल। तो आप इसको लिखोगे कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू टू मतलब ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेम है। तो ये स्टूडेंट जो था, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 था।
अगला कह रहा है ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपने कॉमन एमिटर की ड्रॉ करनी है। तो कॉमन एमिटर की जो है ये मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स ये कॉमन एमिटर की जो है ये सर्किट डायग्राम है, ये आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह आप देख लें, कॉमन एमिटर है तो एमिटर कॉमन होना चाहिए इनपुट आउटपुट दोनों में। उसके बाद ये जो है ये इनपुट करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इनपुट में आप इनपुट वोल्टेज शो करोगे जो कि VBE है, और इनपुट करंट जो है वो IB है। बेशक आप एक्सप्लेनेशन इसकी ना लिखें, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेशक आप इसकी सिर्फ समझने के लिए, लेकिन अगर आपने नहीं समझी हुई तो बेशक इसको ना लिखें। और ये जो स्टूडेंट है ये इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व है। ठीक है, ऊपर वाली जो थी वो इनपुट करेक्टरिस्टिक कर्व थी और ये आउटपुट कर्व। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है और ये लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, वो कह रहा है राइट डाउन द कन्वेंशनल करंट इक्वेशन एंड करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब सिंपल कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की आप कन्वेंशनल करंट इक्वेशन लिखें। ठीक है, कन्वेंशनल करंट वही जो हमने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट आपने पढ़ा था। तो कन्वेंशनल करंट यही है कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, तो ये आपके पास करंट इक्वेशन है। ये इस पे अगर आप KCL लगाओ ना तो देखो ऐसे में ट्रांजिस्टर में होता क्या है, एमिटर करंट, जिस तरह अगर मैं एक ट्रांजिस्टर बनाऊं तो ट्रांजिस्टर में करंट एमिटर एंटर हो रहा होता है और वो आगे डिवाइड हो रहा होता है बेस में और कलेक्टर में। ऐसा ही है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो करंट एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव लें, तो IE को पॉजिटिव ले लिया, और जो करंट लीव कर रहा है उसको नेगेटिव लें, तो IC को भी नेगेटिव ले लिया और IB को भी मैंने नेगेटिव ले लिया। और ये कहता है KCL के सम ऑफ ऑल द करंट कितना होना चाहिए, 0। इसी क्वेश्चन को अगर आप रीअरेंज करो, नेगेटिव वाले को उधर ले जाओ सारी वैल्यूज़ को, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो I इज इक्वल टू IC प्लस IB। तो इसको आप कन्वेंशनल करंट इक्वेशन कहोगे। अगला कह रहा है कि करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो करंट गेन की भी इक्वेशन लिखनी है, मतलब बीटा की इक्वेशन। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC ओवर डेल्टा IB। ये होगा इन केस ऑफ AC, और बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB इन केस ऑफ DC। मतलब स्टैटिक के लिए ये होगा, और अगर डायनेमिक है तो ये डेल्टा भी लगा दो कि आप चेंज अगर आ रहा है उसमें। ठीक है, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। तो एक ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर है, बेस करंट 40 माइक्रो एम्पेयर है, और करंट गेन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करंट गेन मतलब बीटा आपसे उसका ये पूछ रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा है, बस आप बीटा की इक्वेशन लगा लो, बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। ठीक है, अब IC आपको गिवन है 10 मिली, प्रीफिक्सेस लाजमी लिखा करें, और IB गिवन है 40 माइक्रो, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। बस इसको आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर में एक तो आप न्यूमेरिकल देख लें, 3 न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ना आप एग्जाम्पल्स लाजमी देख लें। मेरे ख्याल से जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, सेकंड एग्जाम्पल लाजमी देख लीजिएगा, उसमें यही क्वेश्चन यूज़ हो रही है आउटपुट की, जो अब आपको मैंने आज डिस्कस कराई, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो वो एग्जाम्पल इस चैप्टर की लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि वो एक्सरसाइज से हट कर है। ठीक है, और मेरे ख्याल से वो 17.2 एग्जाम्पल है जिसमें ये क्वेश्चन लगेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लाजमी देखिएगा, ना समझ आए तो मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम कोशिश करूँगा मैं आपको पास्ट पेपर के सारे MCQs डिस्कस कराऊँ, बुक के MCQs भी डिस्कस करेंगे, पास्ट पेपर के MCQs भी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी तब तक के लिए तैयारी बहुत अच्छी रखें, और अगली वही बात, कोशिश करें फ़िज़िक्स में सिर्फ 3 छुट्टियाँ हैं, पेपर से पहले अपनी कम से कम आप 70% जो है प्रिपरेशन कंप्लीट रखें, ताकि पेपर्स के आपकी छुट्टियों में सिर्फ आप अपनी रिमेनिंग प्रिपरेशन करें और रिवीजन करें। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स बहुत फोकस करें।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।